आज आपका टॉपिक है सेंट्रल सी जी सी के कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट जो हैं उनके अंदर ये आते हैं सारे के सारे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ है ना। सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स। अरे यार अपना अपनी क्लास यार, हमारे नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि लोग बोलेंगे ना कि यार एक नाम पढ़ने में अच्छा लगता है। अच्छा लगना चाहिए नाम सुनने। ठीक है। जो है होना चाहिए कि नाम सुनते हुए भी ऐसा लगे कि यार हम जब भी ये नाम बोलेंगे तो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ हमने कुछ रॉयल प्रीमियम चीज़ सीखी हुई है और हमारी खुद की बनाई हुई है, ये अंदर आना चाहिए। ठीक है। ओके गाइस, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स स्पिनिंग टॉप से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर को कंबाइन करने के स्पिनिंग टॉप बन जाता है। ओके गाइस, अब चलो शांत हो जाओ, अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपके सामने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर आपका ये आता है। ठीक है, यानी कि आप डीएनए मैपिंग ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो होता है उसके अंदर ये आता है कि हम लोग अपने टारगेट्स को एक्यूरेट कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे 50% मूव अगर मार्केट करती है तो उस 50% मूव तक ही हम लोग अपने आप को लेके चलें कि वही हमारा टारगेट है, वही हमारा सब कुछ है। ठीक है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती ना, जो इतने पुराने हो जाते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ लोगों को याद नहीं रहती, उन्हें भगवान कहते हैं, उन्हें गॉड कहते हैं, गॉड। जिनकी डेट ऑफ बर्थ याद होती है लेकिन वो पुराने हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको एंसेस्टर्स कहते हैं, उनको महाराजा राजा कहते हैं। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा पुरानी नहीं होती, उन्हें दादा परदादा कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि उन लोगों को हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए एज प्लस एक्सपीरियंस और प्लस वो प्रोडक्ट चाहिए होता है जिस चीज़ को उन्होंने डिस्कवर करा। ठीक है। और पॉपुलैरिटी भी चाहिए होती है साइंटिस्ट बनने के लिए, जब भी तो पॉपुलर हो। ऐसे थोड़ी बंद कमरे में अगर वो कुछ भी करा तो वो साइंटिस्ट है। जब तक उसकी चीज़ पॉपुलर नहीं होगी तो साइंटिस्ट कैसे होगा? अभी हमारा यही हाल है। अभी हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं, तो हम ठीक है, हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं। तो इसलिए कमरा खुलेगा तो फिर लोग जानेंगे अच्छी तरीके से। अभी दिमाग में सबके एसएमसी चल रही है ना, एस आईसीटी वाले, क्योंकि 300 साल तो गुलाम थे ही। अब जो है एसएमसी के गुलाम चल रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो। ओके गाइस, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कुछ कंडीशंस बताना चाहता हूँ। इसके लिए आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। अरे यार ये जो है ना, ये क्या हो गया इसमें? रुको जरा, दोबारा चलाना पड़ेगा इसको। ख़राब हो जाता है ये ऐप ना, ऐसी है, गुस्सा दिला देती है मुझे। ओके गाइस, वापस आ गए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। फिर यही दिक्कत। ओके गाइस, अभी ऐसे समझ जो है ना, कुछ भी बन रहा है यार, चल नहीं रहा काम। चल गया ये क्या बीच में आ गया ये अजीब सा, जा भी नहीं रहा है। मैं बंद करके दोबारा चलाता हूँ, रुको। 1700 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी यार इसने। कोई बात नहीं। हम भी ढीठ इंसान है, हम भी नहीं मानने वाले। खोल के तो ऐसे ही रहेंगे, नया टॉप नया नहीं खोलने वाला, मुझे लिखना पड़ जाएगा दोबारा। चल गया। ओके गाइस, सो हमारे पास है कि हम लोग किस तरीके से जो है टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैं आपको सिंपल पहले एंगल्स के बारे में बताता हूँ कि जो मार्केट
0 डिग्री पे फ्लोट करती है, ठीक है, जो मार्केट 0 डिग्री पे फ्लोट करती है, उस मार्केट के अंदर तो हम इजीली टारगेट्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो मार्केट के एंगल्स होते हैं, मतलब 10 डिग्री 15 डिग्री पे मार्केट चलती रहती है, तो उसके आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको बोला है CCC का मतलब होता है सेंट्रल एरिया, यानी कि अगर मान लो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर चल रही है, जैसे मार्केट अपने आप को बड़े टाइम फ्रेम पर नीचे लेके आती है, तो हम लोग इस मार्केट के सेंट्रल जोन पे अपने आप को लेके चल, जैसे मान के चलो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, मैं इसके ये वाले हिस्से पर चल रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, मैं मार्केट इससे नीचे बनी नहीं है, मैं ये आइडेंटिफाई कर, लेकिन मार्केट इससे नीचे चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं मार्केट के किसी जोन के अंदर हूँ। मैं इस जोन के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अभी तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ मैं सिर्फ, वैसे टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं होता, बस तुम्हें एग्जांपल बता दूँ कि हम किसी टाइम फ्रेम के सेंट्रल, हमेशा हम किसी ना किसी टाइम फ्रेम के सेंट्रल एरिया में होते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि हम मार्केट के टॉप पे बैठे और हमने ट्रेड लगाई, वो नीचे आ गई तो हमने टॉप पकड़ लिया, ऐसा कभी नहीं होता। हम उस टाइम फ्रेम के टॉप पर हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग किसी बड़े टाइम फ्रेम के सेंट्रल एरिया में। तो अगर मैं मार्केट में देखूं 5 मिनट, तो हम लोग मार्केट के टॉप पर हैं और यहीं से मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है, ठीक है, नीचे लेके आ रही है, नीचे लेके आ रही है, नीचे लेके आ रही है। अब मान लो यहां पर हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको अगर मैं बोलूं कि कोई एम जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, तो इस जगह पर मार्केट अपने आप को कैसे लेके आती है, स्मूथली वो अपने आप को लेके आ रही है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं थी, अपने आप को स्ट्रेट लेके आ रही है। तो इस जगह पर अगर हमारे सामने डब्ल्यू टाइप को स्ट्रक्चर बन बनता है, ब्रेकआउट करती है, मार्केट रिटेस्ट करती है, तो जैसे ही हमारा ये ब्रेकआउट वगैरह करती है, ठीक है, ब्रेकआउट वगैरह करती है, तो हमारे पास 80% केसेस में मार्केट अपने आप को इस रेंज में लेके आती ही जरूर है। क्यों? क्योंकि उसका जो चैनल का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, वो इस तरीके से चलती है, तो इस तरीके में वो अपने चैनल को पूरा पूरा फिल करती रहती है। बस हमें अच्छी एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो एरिया कहाँ पर है, किस तरीके से मूव करती है। लेकिन अगर इस केस में ये ऐसे हो गया, मतलब अब मार्केट अपने आप को ऐसे लेके आ रहे थे और इस जगह पर डब्ल्यू बना, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और फिर ऊपर जा, इस केस में ये अपने आप को यहां तक लाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है, ओनली 20% इज पॉसिबल। अभी मैं आपको सप्लाई डिमांड नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल साइकोलॉजी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि हम जहां लगाते हैं वहां से मार्केट नीचे आती है, ठीक है। अब हमें एंगल्स को समझना पड़ेगा और अपनी मार्केट को इस तरीके से एक चैनल के अंदर बाउंड करना पड़ेगा। नाउ वी हैव ए, अब कह सकते हो कि हमारे पास माइनस में 35 डिग्री पे एंगल चल रहा है, तो हमारा मार्केट भी 35 डिग्री पे आके ही रिवर्स कर देगा। ये होने की प्रोबेबिलिटी इसके 80% की होती, ऐसा होता है। अब हमें भी पता है कि मार्केट हल्का सा मूव देगी, तो यार हम लोग अपना, ऐसे रीजन में ही तो स्कैल्पिंग की जाती है। स्कैल्पिंग का मतलब ही यही है कि छोटा सा मूव निकाल के मार्केट के बाहर हो जाना। यहां तक का हम उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है तो 20% है, हर चीज पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, लेकिन किसी की कम किसी की ज्यादा। इसी तरीके से अब ये मार्केट ऐसे थी, अगर अब ये ऐसे हो गई, अब इसकी प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग किसी ऐसे पैटर्न पे अपने आप को बिठा रहे हैं जो बुलिश है। मार्केट डाउन टर्न आ रही है, हम बुलिश जाने की कोशिश कर रहे हैं, तुक्का भिड़ गया तो शायद बहुत ऊपर चली जाएगी। अब मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके आ रही है, फ्लोट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस जगह से अपने आप को ऐसे लाती है, ऐसे लाती है, ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करती है, एंड देन अब इसके यहां जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, नहीं, पहले यहां जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है। यहां तो इसकी 80% प्रोबेबिलिटी है, अब यहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी 20% है, कि यहां तक तो चली जाएगी, स्ट्रेट तो हो ही जाएगी, लेकिन और ऊपर जाएगी अपने चैनल में, ये हर बार पॉसिबल नहीं होता।
ऊपर जाने, क्योंकि हम लोग अपनी डिमांड से एक्स्ट्रा डिमांड मांग रहे हैं ना, ऐसा तब होता है। तो हमें अपना मूव यहाँ से एक्वायर करने के बाद ये एक्स्ट्रा मूव अगर एक्वायर करना होता है तो ही मार्केट करती है, वरना तो फेक आउट देकर रिवर्स करके नीचे आ जाती है। ऐसे हमें समझने की जरूरत है इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तो मैं ग्राफ पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है रेक वेज दिखेगा, करंट में अभी चल रहा लाइन चार्ट में, देखो ठीक है। देखो भाई, बिगनर जो है, मैं बिगनर को सलाह दूंगा आपके लिए कैंडलस्टिक चार्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना कैंडलस्टिक चार्ट पे। पहले आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसके लिए लाइन चार्ट एंड स्टेप लाइन इज द बेस्ट, ठीक है। लाइन चार्ट बेस्ट। अब देखो आपके सामने, यहां तक तो आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। इस चैनल तक जाने की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम नहीं। अब जैसे अब देखो ऊपर नहीं उठ रही, नीचे आ रही ना, कोशिश कर। बाकी का रीजन आप सप्लाई डिमांड से मेजर कर ही सकते हो कि ये कहां तक जा सकता है, कहां तक नहीं जा सकता, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बस आपको बता रहा हूं कि अगर ये ऐसे होती तो तब हमें क्या दिक्कत आती। अब बात आती है कि हमें ऐसे कंडीशन में घुसना किस जगह होता है। क्या हमें ट्रेंड के साथ चलना होता है या हमें ट्रेंड के अगेंस्ट चल के अपना ही ट्रेंड बनाना होता है, ठीक है। अपना ही ट्रेंड बनाना होता है। कैसे? अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो डाउन ट्रेंड में चल रही है। अब वो एकदम से हमारे सामने एम बनाती है और हम ब्रेकआउट पे चलते हैं और वो नीचे आके ऊपर चली जाती है। हमसे तो कहा था कि हमें ट्रेंड के साथ चलना है, अब तो वो नीचे की बजाय ऊपर भाग गई। हमने एम पे सोचा, एम ने ब्रेकआउट दिया, वो तो यहां तक भी मुश्किल आई और यहीं से पहले रिवर्स करके चली गई ऊपर, मान लो ऐसा हुआ। इसमें तो हम फंस गए, अब क्या करेंगे? यहां पर आपको सप्लाई डिमांड यूज करना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपको सप्लाई डिमांड यूज करना पड़ेगा अगर बहुत लेट हो चुका है तो। जैसे 3 बार मार्केट अपने आप को वेज की टॉप लाइन से कनेक्ट कर चुकी है, ऐसी कंडीशन तब होती है। या 3 बार, 3-4 बार वो बॉटम लाइन को अपने पैरेलल चैनल से कनेक्ट कर चुकी है, ऐसा तब होता है। अगर 1 या 2 बार करा है तो नहीं हो सकता, तो होने के चांसेस कम रहते हैं। ऐसे कंडीशन में मार्केट में रिवर्स ही किया जा सकता है, हमें सिर्फ डब्ल्यू के साथ चलना पड़ता है। फिर एफ वी जी ऑर्डर ब्लॉक जो यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं अभी एंट्रीज के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको एक नेचर बता रहा हूँ कि किस तरीके से नेचर काम करता है। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। अब यहां पर एक केस हो रहा था कि अगर ये डायरेक्ट ऊपर है जो पहले एक फेक आउट देके फिर ऊपर जा सकती है, ठीक है, फेक आउट देके फिर से ऊपर जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो हर चीज पॉसिबल है, लेकिन सारा खेल एंगल्स का है। स्ट्रेट होगी तो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, एंगल्ड में होगी तो हमेशा नेगेटिव में काम करेगी, इस तरीके में होगी तो हमेशा पॉजिटिव में काम करेगी। तो सारा खेल एंगल का होता है। यहां तक सबको समझ आ गया ये किस तरीके से क्या नेचर है, कैसे काम करती है? यहां तक समझ आया सबको? अभी सिंपल समझो इसको, बिल्कुल सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें स्ट्रक्चर के साथ चलना है। ये तो स्ट्रेट एरिया हो गया, ठीक है, ये तो हमारे सामने स्ट्रेट एरिया हो। अब बात करते हैं बेंडिंग एरिया की। मार्केट जब बेंड करती है, जैसे कि मैंने आपको टीबीसी के अंदर समझाया हुआ है, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर बताया हुआ है, टीबीसी के अंदर जब भी कोई मार्केट बेंड होती है तो वहां तो एंगल्स का ही खेल है सारा, ठीक है। तो अब मार्केट अगर स्ट्रेट थी, ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रेट थी, वो नीचे गिरी, धीरे धीरे करके नीचे गिर रही है, लेकिन धीरे धीरे करके अपने आप को बैंड भी कर रही है। इस कंडीशन में हमारे पास एक ही चीज होती है कि हम लोग मार्केट के पॉजिटिव होने का वेट करें। हम लोग मार्केट के, अब हमें पता भी नहीं है ना कि मार्केट बैंड होगी, क्योंकि वो अपने ब्रेकआउट करके नीचे आ रही है, हमने सोचा वो नीचे जाएगी लेकिन नीचे गई नहीं, वो यहीं से अपने आप को बैंड करके जाने की कोशिश कर रही है। तो जिस वक्त वो अपने आप को बैंड करके ब्रेकआउट और पॉजिटिव एंगल बना दे तो मार्केट का सेंट्रल एरिया वो बन जाता है। ये सेंट्रल एरिया ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। जैसे कि जैसे तुम वर्टिकल लाइन यूज करो तो तुम देखोगे ये सेंट्रल एरिया होता है, यहां से यहां तक मार्केट का इक्वल एरिया होता है, यहां से यहां तक मार्केट का इक्वल एरिया हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है।
तो ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स जैसे ही वो पॉजिटिव होगी पहली बार, ये मार्केट का वो री टेस्टिंग एरिया होता है जिसमें ज्यादातर लोग अपने आप को एंट्री करते हैं। सेंट्रल एरिया होता है, सेंट्रल एरिया जहां से होता है कि इससे पीछे मार्केट का जो लॉ था वो ऊंचा था, इससे आगे वाला भी ऊंचा होना चाहिए, तभी वो बेंडिंग करती हुई हमें दिखेगी सेंट्रल जोन के अंदर, तभी ये समझ में आएगा। अब ये ऐसा तो दिखने वाला है नहीं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साफ सा। ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा तुम्हें इस तरीके से, साफ सुथरा नहीं दिखने वाला, ये ऐसे चलता हुआ दिखेगा। अब मार्केट यहां जाके फिर अपने आप को लेके चलेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना? इस तरीके से सारा खेल पॉजिटिविटी का है, नेगेटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, सेकेंडरी टेस्टिंग, मूविंग अपसाइड, लाइक मूव। फिर हम लोग अपने पैरेलल चैनल को फॉलो करते हैं और फिर मार्केट में देखो, निफ्टी में अगर तुम देखोगे ना ऐसे ही हुआ था निफ्टी में भी। बिल्कुल ज्यादातर कंडीशन में यही फॉलो होता है। मैं तुम्हें चार्ट पे दिखाता हूँ, जब तक तुम चार्ट में देखो ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ऐसा ही ऊपर होता है, ऐसा ही नीचे होता है। ये देखो आपके सामने है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखोगे तो हमारे लिए जो पैरेलल चैनल है वो ये रहेगा। ऐसे करके अगर आप देखोगे, ये हमें मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं लाइक दिस। ये मेरे सामने एक पैरेलल चैनल है, मैंने करे हैं एक, एक, दो, तीन। इससे आगे मार्केट बनी नहीं है अभी। ये आप इमेजिन करो कि इससे आगे मार्केट बनी नहीं है, भूल जाओ कि मार्केट बनी हुई है। अब जब मार्केट बनी नहीं है, ये एक फेक आउट है, ऊपर जाके नीचे आ गया ना, तो एक फेक आउट है। अगर अंदर आ गया तो फेक आउट है, अगर ऊपर ही भाग जाती तो फिर तो ये बनता ही नहीं। अब जैसे ये नीचे आई तो नीचे ज्यादा आ नहीं पाई, आने की बजाय वो अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव, ये देखो पहले नेगेटिव फिर नेगेटिव एंड देन जो पहली बार पॉजिटिव आया, दिस इज द मूवमेंट। एंड देन मार्केट में कहां तक हमारा एरिया पहुंचा? इस पैरेलल चैनल तक। मैंने इसको कनेक्ट नहीं करा इसके साथ, मैंने इस पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसके साथ कनेक्ट नहीं किया मैंने ना, मैंने इसके साथ, ये मैंने इन तीनों को कनेक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुकी है मार्केट। अगर तुम्हारे पॉइंट्स बिल्कुल एक्यूरेट होंगे तो वो जरूर अपने उन पॉइंट्स के ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश करेगी। तो हमें हमेशा एंगल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि अपने मन से नहीं होता कि मैंने भाई मैं तो हमेशा 1:2 चलता हूँ, या मैं तो 1:3 चलता हूँ, या मैं 1:4। ऐसा नहीं होता। जितना मिलेगा उतना लेना पड़ता है, कम भी मिलेगा वो भी लेना पड़ता है, ज्यादा भी मिलेगा उसके लिए भी लेना पड़ता है। और वो पेशेंस का खेल है सारा। पेशेंस नहीं तो पहले निकल जाओगे, तो मतलब ही नहीं। जब पेशेंस ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर। समझ आया? तो ये बेंडिंग के साथ होता है, जब मार्केट बेंड करती है तब ये इस तरीके से यूज होता है। यहाँ मैं तुम्हें कोई एसएमसी वगैरह सप्लाई डिमांड नहीं समझा रहा, सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग है ये, और कुछ नहीं है। अब हर बार ये चीज होती है, हर बार ये चीज होती है, मार्केट बैंड करती है अपने आप को लेके जाती है, बैंड करती है लेके जाती है। अब देखो, अब मैं चैनल हटा देता हूँ, अब मैं चैनल यूज करने वाला हूँ ये वाला। अगर मैं ये वाला यूज करना चाहूँ तो यहाँ पर तो नहीं यूज होगा क्योंकि ये एरिया नहीं है फिलहाल के लिए। ये देखो आपके सामने है सिंपल, ये देखो है चैनल, सिंपल सा चैनल यहाँ बनाओ। ये तो चलो बेंडिंग है, मैं ये कह रहा हूँ बेंडिंग है, बट फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो एक्चुअल एरिया है वो इस तरीके से बना हुआ है। आप देख सकते हो ओरिजिनली ये चैनल है। तो अगर मैं मार्केट की इस बेंडिंग को पकड़ता हूं, अगर मैं मार्केट की इस बेंडिंग को पकड़ता हूं तो इस बेंडिंग का मूव मुझे कहां तक देखने को मिल सकता है? यहां तक या फिर यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक। अब ये ऊपर चलेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं मार्केट ऊपर, मुझे तो यहां तक आना था बस। अब इसके हिसाब से मैं चलूंगा और मैं पॉजिटिव तो यही हो जाऊंगा इस पॉइंट पर। अब तुम खुद समझ सकते हो मैंने पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि मार्केट में इस बेंडिंग का ये वही मूव है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। यही वो मूव है जो सबसे पहले पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद मार्केट में जो मूवमेंट आया मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, जितना मेरा पैरेलल चैनल मुझे देने की कोशिश करेगा। उससे ऊपर मुझे मतलब नहीं है, कितनी ऊपर चलेगी मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, वो अलग स्ट्रक्चर है उसका, उससे कोई मतलब नहीं। समझ आया सबको गाइस? सो ये था आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो हम लोग अपने मन से टेक प्रॉफिट जो लगाते हो ना,
कि 1:2 ले लेते, 1:3 ले लेते, यहाँ से यहाँ तक ले लेते, यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं होता कभी भी। स्ट्रक्चर के हिसाब से सारी चीज़ें ली जाती हैं। और जितना ज़्यादा आपका, अब देखो इसको और भी ज़्यादा एविडेंशियल बनाने के लिए सप्लाई डिमांड के साथ तो इतनी तगड़ी एक्यूरेसी हो जाती है कि मैं बस क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया वाली एक्यूरेसी हो जाती है, बहुत ही अच्छी वाली एक्यूरेसी हो जाती है इसके साथ। कैसे होती है देखो, जैसे मुझे पता है कि मार्केट अपने आप को इस जगह से एक अच्छा खासा मुझे आर्क का ब्रेकआउट मिलेगा, मैं जानता हूँ आर्क का ब्रेकआउट मिलेगा, और इसके अंदर जो आर्क का ब्रेकआउट है, मैं इस आर्क को एक एलिप्स के हाफ एलिप्स समझ सकता हूँ। तो हाफ एलिप्स से पहले का मूव जस्ट लाइक दिस, हाफ एलिप्स से पहले का मूव और हाफ एलिप्स के बाद का मूव मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। एंड आई हैव ए मूव लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं फ्लिप कर मिरर्ड कर देता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का मूव मार्केट मुझे दे के भाग जाएगी, खत्म। मुझे तो यहाँ यहाँ तक का भी मूव नहीं चाहिए। अब सप्लाई डिमांड यूज करोगे तो और भी एक्यूरेसी निकल के आएगी बात, समझ आएगा इस। तो ये था आपका, कई सारे हैं इसमें, प्रैक्टिस करोगे तो निकल के आ जाएगा, बहुत अच्छी एक्यूरेसी बन जाए। अब जैसे ये है देखो, ऐसे करके देखा, सारा खेल एंगल्स का है और कुछ नहीं। अब जैसे स्ट्रेट है, ये देखो सारा स्ट्रेट है, वो पहले ऐसे जाती है फिर ऐसे आती है, जब तक स्ट्रेट है अब तक कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जब स्ट्रेट नहीं है तो एंगल्ड एरिया है, तो पिछला स्ट्रक्चर मायने रखता है। मजा आया सभी को गाइस? तो ये था हमारा आपके सामने स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये बनते हैं। इसमें एसएमसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है सारा, और कुछ नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव पता लग जाएगा कि वो पॉजिटिव हुई है नेगेटिव हुई है, स्पेशली बेंडिंग के अंदर वो चीज़ें नज़र आती हैं। क्लियर करते हो, क्योंकि मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोगों को बेंडिंग समझ में नहीं आई अभी क्या है। ठीक है, अभी आधे लोगों को पता ही नहीं बेंडिंग क्या है, मैं बेंडिंग बोल रहा हूँ तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा।